गुड मॉर्निंग। विद्या एडुटेक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि थंबनेल में ही आप लोगों ने देख लिया था कि बीपीएससी के साक्षात्कार के विषय में आज हम लोगों की बातचीत आगे कंटिन्यू होते हुए यहाँ तक बढ़ी है कि हम इस साक्षात्कार को समझें। इसमें क्या क्या मुख्य बातें आपको ध्यान में रखनी है, किन क्षेत्रों से इसमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं और इसकी तैयारी समग्र रूप से हम किस तरह कर सकते हैं, आज ये हमारी बातचीत का फोकस होगा। साक्षात्कार से सामान्यतः जो न्यू कमर्स अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं डरते हैं। तो सबसे पहले इस डर को पूरी तरह से अपने दिल से निकाल फेंकिए, क्योंकि साक्षात्कार का मतलब आपकी फिर से उसी तरह पीटी और जो मेंस है उसमें जो ज्ञान की परीक्षा है वो नहीं ली जा रही है, बल्कि आपके व्यक्तित्व का परीक्षण किया जा रहा है, वो भी सहज तरीके से बातचीत के माध्यम से। एक और बात ये आप शुरू से दिमाग में रखें कि आप कुछ खोने नहीं जा रहे हैं, निश्चित रूप से वहां आप कुछ पाने जा रहे हैं। खोने का डर आपको होना ही नहीं चाहिए। जहां तक लोगों को फेस करने की बात है, वो आपको अभी से ही निश्चित रूप से आप जिस क्षेत्र में जा रहे हैं उस प्रक्रिया में आपको भाग लेना ही पड़ेगा और ताउम्र लेना पड़ेगा। इसलिए मेंटली अपने आप को तो उसके लिए तैयार रखना ही है। ऐसा भी नहीं है कि जिस बोर्ड में आप जाएंगे वो स्पेशली आपको परेशान करने के लिए बैठा हुआ है, बल्कि वो आपसे एक सहज जानकारियां लेना चाह रहा है जो आपके जीवन और आपके व्यक्तित्व से जुड़ी हुई है। और अपने उस पोस्ट के लिए जिसके लिए आपने इतने मेहनत के साथ परीक्षा दी है, उसके लिए आप कितने एबल हैं, इस चीज को जानने का प्रयास बोर्ड का होता है, न कि आपके ज्ञान का पूर्ण परीक्षण करना। बहुत हद तक अगर देखा जाए तो समय भी बोर्ड के पास भी बहुत कम होता है। उनके ऊपर तो आपसे ज्यादा जिम्मेवारियां हैं कि एक ऐसे व्यक्ति को चुनना जो अपनी जानकारियों को बहुत कम समय में आपके सामने एक्सप्लोर करेगा और उस आधार पर वो निर्णय लेंगे कि इतने बड़े पदों पर जो आसीन होने वाले लोग हैं वो कैसे होने चाहिए। तो इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सहज तरीके से आप कुछ बातों पर अगर ध्यान केंद्रित रखेंगे तो इस साक्षात्कार के लिए बहुत आसानी से आप तैयार होंगे और आप बाहर आके बोलेंगे, अरे वाह, इसमें तो अधिकतम चीजें हमने पहले से देख रखी थी। तो चलिए हम इस बात पर सीधे आते हैं कि हमें साक्षात्कार के लिए क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, किन क्षेत्रों से प्रश्न आएंगे, उन क्षेत्रों को कैसे हम बाइफरकेट करके अलग अलग खंडों में देखें जिससे कि कोई भी क्षेत्र अछूता ना रहे जहां आप उत्तर देने में सक्षम न हो सके। तो सबसे पहली चीज अगर हम लोग देखें तो आपसे पूछे जाने वाले जो भी प्रश्न होंगे उसका मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? तो वो आप खुद हैं, मैं है। मतलब आपके ही सराउंडिंग, चाहे वो आपका अपना परिचय हो, आपके विषय हो, आपसे कुछ परिस्थितियां पूछी जाएंगी, उसमें आपकी प्रतिक्रिया करने का तरीका कैसा हो, आप समसामयिक जो भी घटनाएं हैं उसमें कितने जागरूक हैं, आप क्या करें क्या न करें, इन सब की बातों को आगे देखते हुए इस साक्षात्कार के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आपको अपने से जुड़ी हुई चीजों में किन किन चीजों की, किन किन मूलभूत जानकारियों की जरूरत पड़ेगी। पहले चीजें कि आपका नाम, आपका नाम जिससे आज तक आपको दुनिया पहचानती है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, खासकर वैसे नामों से जिनका कई पर्यायवाची अर्थ होता है। कई बार आपका या फिर ऐसा नाम जिससे जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण है। सपोज किसी लड़की का नाम गंगा है तो गंगा से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वहां आपको ध्यान में रखना चाहिए। सपोज शिव जी से जुड़े हुए बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं जिनसे लड़कों के नाम जुड़े हुए होते हैं, हो सकता है उससे प्रश्न पूछे जा सके। किसी शहर का नाम वैशाली है और लड़की का भी नाम वैशाली है जो अभ्यर्थी है, जो साक्षात्कार फेस कर रही हैं,
तो वैशाली से जुड़ा हुआ प्रश्न उनसे पूछना स्वाभाविक सी बात है। तो आप सबसे पहले अपने नाम से जुड़ी हुई बातों को जरूर ध्यान में रखें कि हमारा नाम अगर ये है तो हमें इन सब जानकारियों को जानना होगा, इन सब बातों से परिचित होना होगा। यानी आपके नाम से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे भी। दूसरा, आप जिस शहर से बिलोंग करते हैं, अगर वो किसी चीज के लिए फेमस है या उस क्षेत्र की कोई समस्या है, एक साधारण सा ही प्रश्न पूछ लिया जाता है, कहाँ से आप बिलोंग करते हो, वो किस लिए फेमस है। जैसे कोई बच्चा जो है वो किसी नालंदा से आया हुआ है, तो नालंदा से प्रश्न पूछा जाना एक स्वाभाविक सी बात है। तो वैसी स्थिति में आपके शहर से भी आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि बिहार से है तभी पूछा जाएगा। अगर आप किसी दूसरे राज्य से भी बिलोंग करते हैं और वो शहर किसी कारण से फेमस है, तो वो पूछा जाता है कि भाई आपके शहर की क्या खासियत है, आपका शहर किस लिए प्रसिद्ध है। यूपी के बच्चे जो काशी आदि से आते हैं, बिलोंग करते हैं, उनसे वहां का प्रश्न पूछा ही जाता है। राज्य, जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं, तो राज्य में तो आपको जिस राज्य से बिलोंग करते हैं वो भी जानना है, प्लस जिस राज्य के लिए आप इंटरव्यू देने आए हैं उसके विषय में भी जानना है। बिहार के हैं तो बिहार के विषय में तो जानना ही है, और बिहार में पदस्थापित होने के लिए आप इच्छुक हैं तब भी बिहार की जानकारी आपको रखनी है। और अगर आप किसी दूसरे राज्य से बिलोंग करते हैं तो वहां की भी जानकारी आपको चाहिए। यानी जानकारी मीन्स उस राज्य के जनसंख्या के विषय में, उस राज्य के भौगोलिक जो संरचना है उसके विषय में, उस राज्य के जो सेंसस के डाटे होते हैं, जैसे लिंगानुपात क्या है, शिक्षा की स्थिति क्या है, उस क्षेत्र की समस्या क्या है, तो ये भी आपको जानना होगा। प्लस आपका देश जो है उसकी भी जो बेसिक जानकारी है, कई बार पूछ लिया जाता है, खासकर वैसे लोगों से जिनका कभी ना कभी विषय ज्योग्राफी रहा हो, भूगोल रहा हो, तब तो भौगोलिक क्षेत्र के से भी बहुत सारी प्रश्न की संभावनाएं हैं। क्योंकि हाल के दिनों में जो इंटरव्यू हुए हैं उनमें जो आपके शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़े हुए विषय हैं या ऑप्शनल विषय हैं उनसे भी प्रश्न पूछे गए हैं। पर दूसरी बात यह है कि समय इतना कम होता है, 10, 15, 20 मिनट में आपसे केवल शैक्षणिक क्षेत्र के ही प्रश्न पूछे जाएंगे और उसी आधार पर आपका आकलन कर लिया जाएगा, ऐसी संभावना कम होती है। लेकिन फिर भी बेसिक जो जानकारियां हैं, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उस सब्जेक्ट का, उस पर आपको ध्यान देना होगा। अगर नहीं जानते हैं तो सॉरी कह के आगे भी बढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, इससे कम प्रश्न होते हैं। लेकिन अगर पारिवारिक पृष्ठभूमि में कुछ विशिष्ट होता, आपके माता पिता कुछ खास स्थानों में पदस्थापित हो, उन्होंने खास मुकाम हासिल किया हुआ हो, तो वैसी परिस्थिति में उनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम। ऐसा नहीं है कि उसमें प्रश्नों की झड़ी लगा दी जाती है, बल्कि एक सहज जानकारी वाले जो प्रश्न होते हैं वही आपसे पूछे जाते हैं। हॉबी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अभी भी पूछे जा रहे हैं, और पहले भी विगत जो इंटरव्यूज हुए हैं उनमें भी पूछे जाते हैं। लेकिन हॉबी में आप कोशिश ये करें कि बहुत सरल सी हॉबी के विषय में ही जानकारी दें, और उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो आपका निजी रुचि से जुड़ा हुआ मामला है। तो ये आपके व्यक्तित्व को दर्शाता भी है कि क्या आपने सच कहा इंटरव्यू बोर्ड से। ये स्वाभाविक सी बात है कि जिस क्षेत्र में जिसको रुचि होती है उसका ज्ञान वो रखता ही है। और अगर आप किसी चीज को अपनी हॉबी बता रहे हैं और उसके विषय में जानकारी नहीं रख रहे हैं तो ये आपके लिए नेगेटिव है। इसलिए ये ध्यान रखें कि हॉबी जो भी हो आपकी, आप उस पर कमांड जरूर रखें, आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा संतुष्ट करने की कोशिश करें। लेकिन ये नहीं कि उसके लिए बहुत लंबा आप आंसर दें, हमेशा ही संक्षिप्त उत्तर देने की कोशिश करें। अनावश्यक बातों का समावेश आपके उत्तर में नहीं होना चाहिए। आपके व्यक्तित्व से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आपके क्या सबल पक्ष हैं, क्या दुर्बल पक्ष है, और अपने आप को एक्सप्लोर करने का ये बहुत ही अच्छा अवसर होता है। आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने अपनी सबलताओं को तो बतलाएंगे ही, दुर्बलताओं में भी ऐसी दुर्बलता को बताएंगे जो आचरण के दृष्टिकोण से, एक व्यक्तित्व के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी हैबिट हो, या एक आपके ऐसे पक्ष को प्रदर्शित करे कि ये दुर्बलता होते हुए भी
वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया या एक अच्छे मनुष्य की पहचान है। जैसे लोग कई बार इस चीज को बार बार रिपीट करते हैं आंसर में कि मेरा दुर्बल पक्ष है गलत चीजों को देखकर गुस्सा आ जाना। जहां कुछ गलत होता मैं देखता या देखती हूँ मुझे गुस्सा आ जाता है। लेकिन साथ ही साथ इस बात को भी आपको बतलाना है कि अगर गुस्सा आता है तो आपको अपने रिएक्शन पे कंट्रोल है। ये तो अच्छी बात है कि गलत देख के आपको गुस्सा आता होगा। कोई भी जीवित मनुष्य है उसमें प्रतिक्रिया करने की प्रक्रिया तो चलती रहनी चाहिए। तो आप अपनी दुर्बलता भी बता रहे हैं, साथ ही साथ आप कहीं ना कहीं अपनी अच्छाई भी बता रहे हैं, या जरूरतमंद की हेल्प करना। और उसी चक्कर में कई बार आप ठगे भी जाते हैं। लेकिन हाँ, गिर गिर के ही आदमी सीखता है। पर आप किसी जरूरतमंद की सहायता कर रहे हैं, ये आपकी दुर्बलता नहीं बल्कि सबलता के रूप में वो दिखाई देगा। तो इस चीज को बहुत ट्रिकी तरीके से आपको हैंडल करना होगा कि अगर आप अपनी दुर्बलता और सबलता के बारे में बता रहे हैं तो इस विषय में पहले से अच्छा आंसर सोच के रखें। हम लोग आगे चल के इस पर भी डिस्कशन करेंगे किस तरह के प्रश्नों पर कैसा आपका उत्तर होना चाहिए। दूसरा कि आपका रोल मॉडल क्या है, ये कई लोगों से पूछा जा चुका प्रश्न है। तो इस रोल मॉडल का आपके व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो आप किसी अच्छे रोल मॉडल, हिस्ट्री से तो बहुत सारे जुड़े हुए लोग हैं, हमारे राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे चिकित्सक हैं, बहुत सारे समाज सेवी हैं जिनका नाम लिया जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ उनकी थोड़ी मोड़ी बेसिक जानकारी भी आपको होनी चाहिए। तो जो आपका रोल मॉडल है और इसका प्रभाव आप पर क्या पड़ा है, हो सकता है ये पूछे, तो इसके लिए भी एक उत्तर तैयार करके आपको रखना चाहिए। आपकी पसंद नापसंद के बारे में पूछा जा सकता है, क्या चीज आपकी फेवरेट है, क्या नहीं है, क्या आप नापसंद करते हैं। इसमें भी फिर वही है कि अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका है। नापसंदगी में आप अपनी ईमानदारी वाली चीज को भी इनडायरेक्टली बता सकते हैं कि आपको बेईमान लोग पसंद नहीं है, झूठ बोलना बहुत ही नापसंद है, किसी को धोखा देना नापसंद है। तो इस तरह की बातों से आप बोर्ड को प्रभावित भी करते हैं और कहीं ना कहीं अपने व्यक्तित्व का एक पक्ष उनके सामने रखते हैं। ये याद रखिए कि हर एक प्रश्न आपको अपने आप को एक्सप्लोर करने का एक नया मौका देता है। सपोज आपका कोई प्रश्न कभी आपसे गड़बड़ा भी गया, पिछले प्रश्न में आप बहुत सही जवाब नहीं दे पाए, खुद ही संतुष्ट नहीं है, तो उसको वहीं झटक दीजिए, उसको कंटिन्यू नहीं कीजिए। आप ये सोचिए कि जो चला गया सो चला गया, उस पर बाद में सोचेंगे, बाहर निकल के दिमाग को वहां लगाया जाएगा। इससे अच्छा है कि आप आने वाले प्रश्न को फिर उसी जोश के साथ स्वीकार करें और अपना बेस्ट देने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक ऐसा मौका है जहां आप बेहतर से बेहतरीन अपना परफॉर्मेंस बहुत कम समय में दे सकते हैं। सेवा में आने का उद्देश्य और प्रेफरेंस भी पूछ रहा है कि कौन सी सेवा को आपने प्रेफरेंस दिया है, और उस सेवा से जुड़े हुए जो अधिकार है इनसे भी प्रश्न आ रहे हैं। तो सेवा में आप इस सेवा में यानी सिविल सर्विसेज में आने का उद्देश्य क्या है, क्यों आप आना चाहते हैं, किसी से अगर प्रभावित हैं तो वो कौन है, और उनकी भी बेसिक कुछ जानकारियां आपको होनी चाहिए। साथ ही साथ आप इस बात को भी ध्यान में रखें कि अगर आपने प्रेफरेंस बताया है तो उस प्रेफरेंस के साथ जुड़े हुए वर्क की भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपका सीमा क्षेत्र क्या होगा, आपका काम क्या है, आपकी जिम्मेवारियां क्या है। इन सब के बारे में आप निश्चित रूप से जानें। भविष्य को लेकर आपकी योजना और जीवन का गोल क्या है। इसमें कई बार इस तरह से भी प्रश्न आए हुए हैं कि भाई अगर अभी नहीं होता तो आगे क्या होगा, आप क्या करेंगे, आप जीवन में क्या लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, आपके इस पूरे जीवन का गोल क्या है। तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है, इस पर भी आप बहुत अच्छा काम करके आंसर दे सकते हैं। तो वो आप जरूर से तैयार कर ले। एक तरह से आप जो जो बातें हम लोग कर रहे हैं उनकी एक लिस्ट जरूर तैयार कर ले कि हमें क्या क्या इसमें डालना है, क्या क्या इसमें तैयार करना है। तो फिर आपकी बहुत ही सहज तरीके से तैयारी हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा और बहुत सारा चीज आप अपने अंदर समाहित कर लेंगे। अगर कभी सेवा में पहले से किसी सेवा में आप हैं तो इससे तो बहुत सवाल पूछ रहा है। जो पहले से कहीं कार्यरत है उनका उनके पिछले जॉब से बहुत कुछ पूछ रहा है, और उस जॉब को छोड़कर इस तरफ आने के का क्या कारण है, क्यों आप पिछली जॉब से अनसेटिस्फाइड हैं, अगर अनसेटिस्फाइड थे तो क्यों गए थे आप।
इस तरह के घुमावदार ट्रिकी प्रश्न भी पूछ रहे हैं। तो आप इन सब का भी बहुत अच्छी तरह से आंसर तैयार कीजिएगा। हमेशा ही सकारात्मक सोच के साथ आप इसका उत्तर देंगे। ऐसा नहीं कि आप बहुत ही कंप्रोमाइजिंग है, आप रुकने के बजाय कहीं बिजी होना ज्यादा पसंद करते हैं। इस तरह की बातों के साथ आपका उत्तर होना चाहिए। ये नहीं कि नहीं हम तो अभी हैं लेकिन बहुत अनसेटिस्फाइड है, एकदम मन नहीं लगता है, मेरा मन तो यहीं रमा हुआ था। नहीं, हम जहाँ हैं वहां भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन मेरे जीवन का गोल ये था, तो इसको हम नहीं छोड़ सकते हैं। आप जुझारू है, ये बोर्ड को लगना चाहिए। तो क्या उत्तर देना है, इस पर तो हम लोग नेक्स्ट जो सेशन होगा उस पर बातचीत करेंगे। आज हम लोग ये देख लेते हैं कि किन किन चीजों पर आपको फोकस करना है। इसके बाद आता है आपके शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़े हुए जो विषय है, ये इससे सबसे पूछ रहा है। हर एक स्टूडेंट का, जो भी बाहर आए हैं उनके जो भी लोग पूछ रहे हैं कि आपसे क्या सवाल पूछे गए, तो लगभग हर स्टूडेंट ये बोलता है कि जो हमारा सब्जेक्ट था ग्रेजुएशन में या एमए में या और आगे जो भी उनका क्वालिफिकेशन है, उससे जुड़े सब्जेक्ट की जानकारियां ले रहे हैं, लेकिन बहुत डेप्थ में जाके नहीं। 3-4 प्रश्न मैक्सिमम पूछे जा रहे हैं, वो भी उथले टाइप के, जो उस सब्जेक्ट का एक क्या कहा जाए मूलभूत अवधारणा से जुड़े हुए जो प्रश्न होते हैं, बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं, वो पूछे जा रहे हैं। और अपेक्षा भी निश्चित रूप से ये की जाएगी को आंसर करें, क्योंकि एक लंबा समय उस सब्जेक्ट को आपने दिया है। तो आप अच्छी तरह से अपने समय में पढ़े हुए होंगे अपने ग्रेजुएशन या अपने मास्टर्स में, ये बात भी उन तक पहुंचे। ऐसा नहीं कि एकदम A1 क्लास का आंसर हो, क्योंकि सब्जेक्ट छूटा हुआ भी है। तो इससे तो आपसे पूछेगा ही, साथ में परीक्षा के पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ जो भी विषय है उससे भी प्रश्न किए जा रहे हैं। यही नहीं, आपके पास होने या इस एग्जाम तक पहुंचने और जो शिक्षा है उसके बीच का जो गैप है, उस बीच आपने क्या किया, या शैक्षणिक क्षेत्र में कोई गैप है, उससे भी प्रश्न पूछा गया। जिसका जिसका गैप है उसको जरूर पूछा है कि आपका क्या कारण था कि बीच में ही आपने शिक्षा में इतना बड़ा गैप दे दिया। तो उसका एक तार्किक सिंपैथी लेने के लिए नहीं, हमको जॉन्डिस हो गया था, हमको फला बीमारी हो गई थी, मेरे घर में ये दुख पहुंच गया था इसलिए ऐसा ऐसा हो गया, वैसे नहीं, बल्कि एक तार्किक उत्तर की सचमुच ऐसा लगे बोर्ड को कि आपको तकलीफ थी और आपने एक जायज कारण के कारण इसको ब्रेक दिया था। और अगर आप ये दिखाते हैं कि आपका जो ग्रेजुएशन हो गया है और अभी जो आप साक्षात्कार देने आए हैं उसमें एक बड़ा गैप है, तो आप ये जरूर बताएं कि आप तो तैयारी से जुड़े हुए ही थे, साइड में कुछ जीविकोपार्जन के लिए भी कार्य कर रहे थे। आप किसी के ट्यूशन वगैरह के बारे में भी आप बातचीत कर सकते हैं कि हाँ, हम समय काटने के लिए और पढ़ाई से जुड़े रहने के लिए ये कर रहे थे, लेकिन लास्ट कुछ समय के लिए जब से मेरा पीटी में सिलेक्शन हुआ, एकदम सीरियस तैयारी में हम लगे हुए हैं। इसके साथ साथ कुछ परिस्थिति जन्य प्रश्न जो है वो भी पूछे जा रहे हैं। जैसे आप कभी कहीं जा रहे हैं, एक अधिकारी के रूप में भी पूछे जाते हैं कि भाई एक अधिकारी के रूप में अगर आपको ऐसा कर दिया जाए, यहाँ तक कि लोगों से ये भी पूछा गया कि अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया तो आप प्राइम मिनिस्टर बनते ही 5 कदम क्या उठाएंगे। तो आपको इस तरह के भी प्रश्नों के लिए तैयार रहना होगा, जिसमें कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी कि आपका उत्तर बहुत ही सकारात्मक हो। दूसरा, ऐसा न लगे कि बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है, बहुत ही अच्छा उत्तर होना चाहिए आपका, जो कि लगे कि हाँ ये संभव है। ऐसा नहीं कि आपको बोला जाए कि आपको एक दिन के लिए कहीं का कुछ बनाया गया है और आप पूरा समाज और पूरा सिस्टम चेंज कर दिए हैं, आप इस तरह का उत्तर नहीं देंगे। तो इसके लिए आपको पहले से प्रैक्टिस करनी होगी, अपने दिमाग में उन उत्तरों को तैयार करना होगा कि आप इसका क्या सही उत्तर दे सकें। ऐसा उत्तर जो कि आपकी सोच को स्पष्ट और बोर्ड को प्रभावित करने वाला हो। बहुत उलझा हुआ क्लमजी सा आंसर आपको नहीं देना है, बल्कि बहुत ही स्पष्टता के साथ आप एकदम फोकस्ड वे में अपने उत्तर देंगे, खासकर परिस्थितियों से जुड़े हुए प्रश्न पे, जिसमें आपका मानवतावादी दृष्टिकोण भी दिखाई देना चाहिए कि आप मानवतावादी भी हैं। साथ ही साथ किसी तरह का भेदभाव आपके दिल में नहीं है, बड़े छोटे, गरीब अमीर, जाति, लिंग, इस तरह का भेदभाव आप नहीं रखते हैं, बल्कि आप जरूरतमंद की सहायता
के उद्देश्य से ही अपना काम करेंगे। और अधिकारी के रूप में तो आपको इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है कि आप कोई पॉलिसी नहीं है, आप कोई नीति निर्धारण करने के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि सरकार के द्वारा बनाई गई योजना और उच्च पदस्थ अधिकारियों के द्वारा दिए गए ऑर्डर्स को फॉलो भी करेंगे। और कुछ क्षेत्र आपके निर्णय वाला क्षेत्र होगा, तो यहाँ आपकी स्पष्टता को भी वो देखेंगे कि क्या अपने कार्यों के प्रति अभी से आप सजग हैं, क्या आपको पता है कि आपके अधिकार क्षेत्र का क्या सीमांकन है। तो इन चीजों को आप जरूर अच्छे तरीके से बताएं, स्पष्टता के साथ बतलाएं, अपने अधिकार क्षेत्र को जानते हुए बतलाएं, सकारात्मक और मानवतावादी दृष्टिकोण के साथ बताएं। अब ये एक और आ जाता है कि समसामयिक विषय। समसामयिक विषय में अभी विशेष रूप से जो ट्रेंड चल रहा है अभी 2-3 दिनों में, वो ये है कि आज का आप न्यूज़पेपर पढ़ के आए हो, उस न्यूज़पेपर में क्या मुख्य बातें हैं। उनसे बहुत हद तक काफी प्रश्न पूछे गए हैं, लगभग सभी स्टूडेंट से पूछे गए हैं कि आप आज का पेपर देखे थे, आज का पेपर का मुख्य मुख्य क्या बिंदु है, और उनके विषय में जो जानकारियां हैं वो बताएं। कुछ ना कुछ कभी मुख्यमंत्री की जो योजनाएं हैं उनसे पूछा गया है, या जो हाल फिलहाल कुछ समिट हुई हैं उनके बारे में पूछा गया है कि कहाँ क्या हुआ है। विदेशी क्षेत्र से भी जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं, देश विदेश की घटनाओं से, उनसे भी प्रश्न पूछे गए। तो सामयिक बातों को आप जरूर ध्यान में रखें। तो इतना अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो हमको नहीं लगता है कि आपके किसी भी क्षेत्र में आप ऐसी स्थिति में होंगे कि हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, बल्कि आप हर प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। लेकिन कुछ चीजों को आप ध्यान में रखें जो कि बेसिक चीजें हैं। पहला तो प्रेजेंटेबल आपको होकर जाना होगा, अपनी वेशभूषा आप तो देख ही रहे हैं किस तरह से बच्चे तैयार होते हैं, एकदम साफ सुथरे अच्छे वस्त्र पहन के जाएं, बहुत ज्यादा तड़क भड़क करके जाने की जरूरत नहीं है। शारीरिक भाव भंगिमा और बैठने का तरीका, एकदम ही कमर सीधी करके बैठने तक प्रयास करें कि आप सीधी कमर बनाए रखें। जितने देर 10-15 मिनट सीधा कमर करके बैठे रहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि उससे आप एनर्जेटिक लगते हैं। झुकी हुई कमर जो होती है वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा ढीला सा महसूस करवाती है। तो आप अपना पोस्चर अच्छा बना के रखें। कैसे बैठना है ये सब तो बेसिक चीजें हैं जो लगभग सभी अपने अपने स्तर पर तैयार कर ही लेते हैं। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास प्रदर्शित करने का सबसे अच्छा तरीका है आंखों में आंखें डाल के बात करें, इधर उधर देखते हुए, नीचे सिर करके, या हाथ को इस तरह से मरोड़ते हुए, या इस तरह से नाखून किसी तरह से आप इस तरह कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी भाव भंगिमा दिख जाती है। यही नहीं, कई लोग अपने नाक को बार बार छूते हैं, या ओंठ ऐसे करते हैं, या कहीं खुजली इस टाइप का करते हैं। तो ये सब एकदम नहीं करना है, टोटली इग्नोर करें इस सब चीजों को। इसका प्रयास करें कि आप बैठ के आप खुद एक अपना वीडियो बनाएं और उसे बार बार देखें। अगर आपको लगता है कि आपके आत्मविश्वास में कहीं कमी दिखाई दे रही है तो उसको निश्चित रूप से आप दूर करें, क्योंकि आत्मविश्वास आपके किसी साधारण उत्तर को भी विशिष्ट बना देता है। आप खुद देखते होंगे कि कई लोग होते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, हो सकता है बहुत विशेष बात बोल रहे हो, लेकिन आत्मविश्वास के साथ अगर वो नहीं बोलते हैं तो उसका प्रभाव उतना गहरा नहीं होता है जितना आत्मविश्वास के साथ बोले हुए बातों का होता है। तो इसको तो आपको बनाए रखना है। और वैसे भी क्यों नहीं आप आत्मविश्वासी होंगे, आप सोच के देखिए पीटी में कितने लोग अपीयर हुए, उससे फिल्टर होके आप मेंस तक पहुंचे, मेंस में कितने लोग अपीयर हुए और फिर आप फिल्टर्ड होके वहां तक पहुंचे हैं। आप तो खुद सच में खास हैं। तो खास लोगों में तो आत्मविश्वास होना ही चाहिए, और इस जगह इस पोजीशन में पहुंच के आत्मविश्वास कम करने की कोई जरूरत नहीं है। कई बार है कि हो सकता है आपका पिछला कोई अनुभव ऐसा होगा, तो आप निश्चित रूप से उससे तो सीख लिए ही होंगे। ऐसा थोड़ी है कि आप पिछली बातों से सीख लेके नहीं आए होंगे। तो आप अपने आप को बिल्कुल ये मान के चले कि इस बार सिलेक्शन मेरा पक्का है। अगर हम यहाँ तक पहुंचे हैं तो हम पूरा अपना तरफ से जोर लगाएंगे, और मेरे में वो सब है कि मेरा सिलेक्शन हो, इस विश्वास के साथ वहां पर बैठेंगे आप। क्योंकि और सभी लोग जो हैं, जो आपसे बात कर रहे हैं, वो आपको कुछ देने बैठे हुए हैं, तो उनको प्रभावित करना आपका उद्देश्य है। आपको एकदम अपने अर्जुन की भांति अपने लक्ष्य को क्लियर रखना है और उसके लिए आगे बढ़ना है। यही नहीं, आप किसी भी मुद्दे पर तार्किक और
जानकारी वाला दृष्टिकोण रखें। अगर डेटा जानते हैं तो बताएं, नहीं जानते हैं तो सॉरी कह दें। अगर सटीक है तभी आप उसको एक्सप्लोर करें और कोशिश करें, अगर किसी तरह के उत्तर में आपका कोई डेटा आपकी बात को संतुष्ट कर रहा है तो आप उसको उसमें पुट करें। वो कहीं ना कहीं ऑर्नामेंटल होगा वो आंसर आपका, कि ये जो बोल रहा है पुष्टि के साथ बोल रहा है। तो ये एक तरह से फिर आपके एक व्यक्तित्व के एक पक्ष को दिखाता है कि ये आंख मूंद के ही चलने वाला व्यक्ति नहीं है, बल्कि ये विश्वास के साथ आगे बढ़ता है, तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपने ओपिनियन तैयार करता है। धीमी गति से बोलिए, ऐसा नहीं कि इतना तेजी से बोलिए कि समझ ही नहीं आए। कई बार ऐसा होता है कि हड़बड़ाहट में आप कभी हकलाने लगते हैं या ऐसा बोलते जो स्पष्ट ना हो पाए। तो इन कमियों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है स्वयं की वीडियो खुद तैयार करें और ये देखें कि अगर आपको स्लो डाउन करने की जरूरत है तो स्लो कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं स्पीड बढ़ाने की जरूरत है तो आप अपनी स्पीड बढ़ाएं। अगर ये लगता है कि आपका जो स्टेमिना है वो पूरी तरह से नहीं दिख रहा है तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेने से ये लगता है कि हाँ ये आदमी बहुत सजगता के साथ, बहुत आत्मविश्वास के साथ बोल रहा है। चिल्लाना नहीं है, अपने वॉल्यूम पर कंट्रोल रखेंगे। क्या क्या ना करें, सबसे पहली चीज बोर्ड को बेवकूफ नहीं बनाना है। आपको नहीं आता है सॉरी बोल दीजिए, वो ज्यादा बेहतर है ना कि आप इधर उधर घुमा रहे हैं, क्योंकि वो सभी आपसे एल्डर हैं, आपसे अनुभव में ज्यादा होंगे और ऐसे कार्य वो कई बार कर चुके होंगे। उनके सामने ऐसे कई अभ्यर्थी आए होंगे जो कि जानकारी रखते हैं और जो नहीं रखते हैं जानकारी। नहीं रखने वालों की पहचान हो जाती है। आपसे ही कोई छोटा बच्चा आपको चालाकी करके बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा तो उसके प्रति आपका दृष्टिकोण अच्छा नहीं हो सकता है। तो ये याद रखें कि बोर्ड को जानबूझ गलत जवाब दे के लंबा खींचना या गलत जानकारी दे के उनको भरमाने की कोशिश करना, ये ना करके आप स्पष्टता के साथ अगर उनसे माफी मांग लेते हैं तो वो ज्यादा बेहतर होता है। कई बार बोर्ड ही आपको बदले में जानकारी दे देता है कि ये चीज ऐसा है, तो उसके लिए धन्यवाद देना भी ना भूलें। आंख नाक चेहरे को छूना होना बिल्कुल नहीं है, इस पर हम लोग बात ही कर लिए हैं। बहुत तेजी से नहीं बोलिए। कई बार होता है आपको खाने पीने का कोई ऑफर कर देता है वो लोग, तो ऐसा नहीं कि एक ही बार में ओके करके ले लें। हाँ बहुत घबरा रहे हैं और पानी दे रहा तो भले पी ले, लेकिन एक सामान्य परिस्थिति में अगर आप है और आपसे वो बोलता है पानी पी लीजिए या कुछ खाने को ऑफर करता है तो आपको एक ही बार में ओके नहीं कर देना है और बार बार भी उनसे नहीं बुलवाना है। एक बार बोला दूसरी बार बोला तो आप हल्का सा कुछ अगर है तो टच कर सकते हैं, अगर पानी बोला तो 2 घूंट पी के रख सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद जरूर आपको बोलना है। और निकलने के बाद भी जब आपका काम हो जाए, आपको वो लोग जाने को इजाजत दे रहे हो तो उन्हें फिर जरूर से जरूर धन्यवाद कहें और अपनी वाणी को विराम देके वहां से शालीनता पूर्ण ढंग से निकल जाए।